हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारी ग्राफिक डिज़ाइन फॉर बिगिनर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने इलस्ट्रेटर के कुछ टूल सीखे हैं। तो हमने सीखे स्टार्ट का मूव टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेंट टूल और स्टैंडर्ड शेप टूल सीख लिया है, ब्रश टूल सीख लिया है और टेक्स्ट टूल सीख लिया है, टाइप टूल। तो ये बेसिक्स टूल्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसमें इसके आगे के टूल शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, इलस्ट्रेटर की क्लासेस जो है बहुत लेट हो गई आने में। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको एटलीस्ट एक वीक में 2 क्लासेस हम लोग इसकी कवर करें ताकि ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। तो 2023 में हम लोग कोशिश करेंगे कि इलस्ट्रेटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और इसके बाद हम लोग फोटोशॉप शुरू करें, देन फिर इन डिज़ाइन भी है। और इन्हीं के बीच में मैं कुछ आपको दूसरी टिप्स एंड ट्रिक की क्लासेस भी लेकर आता रहूँगा। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। हम लोग इस साल आपको ग्राफिक डिज़ाइन में एकदम एक्सपर्ट कर देने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्म टूल। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने अपने सामने इलस्ट्रेटर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक फ़िश का इलस्ट्रेशन हमारे सामने क्रिएटेड है। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है क्योंकि हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन टूल अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था। तो इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी ज़्यादा विजिबल रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक तो बेसिक ट्रांसफॉर्म ये होता है दोस्तों कि हमने जब भी ऑब्जेक्ट क्लिक किया है तो हमारे सामने ये सारा एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाता है। और इस बाउंडिंग बॉक्स पे अपन जब कॉर्नर पे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखोगे कि मेरे कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरो है ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। अभी ये देखोगे तो फ्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोपोर्शन मेंटेन करे तो मुझे अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा, ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की, तो आप देखोगे कि वो है ना प्रोपोर्शन में उसको तब्दील कर देता है। जैसे ही मैंने शिफ्ट की प्रेस की वो प्रोपोर्शनेटली उसको बड़ा या छोटा कर रहा है। तो एक तो यही तरीका है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस बाउंडिंग बॉक्स के थोड़ा सा बाहर कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देखो कि मेरा कर्सर का आइकन फिर चेंज हो गया है और यहाँ से अब मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्म तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन की पैनल को एक बार देखना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो रोटेट टूल है इसकी विशेषता ये है कि इससे मैं रेफरेंस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट में कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और उसको फिर उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से रोटेट या स्केल कर सकता हूँ। तो अभी इसका रेफरेंस पॉइंट दोस्तों सेंटर है, तो अभी अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से रोटेट ना होकर इसकी आई से रोटेट हो, यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ जैसे आई पे क्लिक करूँगा तो अब उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो आई की तरफ मूव हो गया। तो अब देखोगे तो अब मैं जो रोटेट कर रहा हूँ वो उसके आई को सेंटर रख के रोटेट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं उसका रेफरेंस पॉइंट वहाँ से मूव करके विंग्स पे रख दूँगा तो अब ये विंग्स को रेफरेंस पॉइंट मान के वहाँ से इसको रोटेट कर रहा होगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारा जब हमें किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे स्केल भी काम करता है। स्केल में भी हमने वही है, हम रेफरेंस पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस कॉर्नर पे अगर मैं रेफरेंस पॉइंट रख दूंगा तो अगर अब मैं यहाँ से इसको स्केल करूँगा तो आप देखोगे कि वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से स्केल हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट वहाँ पे एक तरह से पिन हो गया है। उस पॉइंट पे पिन है, वहाँ से मैं इसको स्केल कर पा रहा हूँ, है ना। मैं हाइट में बढ़ाऊँ चाहे विड्थ में बढ़ाऊँ, उस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे पिन रहेगा। तो रेफरेंस पॉइंट इसी तरह से काम करता है। तो अभी ये स्केल था, इसी तरह से रिफ्लेक्ट भी है और इसी तरह से शेयर भी है ना। पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से ये इस तरह से शेयर कर रहा होगा, है ना। तो ये वाले जो टूल है ये तो मैं रेफरेंस पॉइंट अपने ऑब्जेक्ट पे मैनुअली डिफाइन कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरी इसलिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और इसमें बड़ा अच्छा सा प्रॉपर्टी बार है जो कि विंडोज़ में जाएंगे अपन तो यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला एक प्रॉपर्टी बार ओपन हो रहा होता है। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू है, विड्थ है और हाइट है और नीचे रोटेट है और यहाँ पे शेयर है। ये हमारे बेसिक ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन है जो कि यहाँ भी दिख रहा है और आप देखोगे तो यहाँ भी दिख रहा है ना। ये प्रॉपर्टी पैनल पे भी हम जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ भी शो कर रहा होता है। तो यहाँ भी हमें ट्रांसफॉर्म का पैनल दिख रहा है और यहाँ भी हमें ट्रांसफॉर्म का पैनल दिख रहा है।
थोड़ी देर के लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं कोई, तो एक काम करते हैं हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक स्क्वायर क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये स्क्वायर मेरे सामने क्रिएटेड है। इस स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टी बार में भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे पूरा प्रॉपर्टी बार पे ट्रांसफॉर्म का पैनल देखना है तो मुझे इन 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, तब जाके ये पूरा ओपन होता है। लेकिन यहाँ विंडोज़ से जो मैंने ट्रांसफॉर्म का पैनल खोला ये ऑलरेडी पूरा का पूरा ओपन है, तो इसीलिए हम यहाँ से इसको ओपन करके सीखना चाह रहे हैं ताकि आपको एक बार में सारे ऑप्शन दिखाई दें, नहीं तो अदरवाइज़ आपको यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में भी ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास x वैल्यू है, y वैल्यू है, w मतलब विड्थ है, h मतलब हाइट है। x और y वैल्यू जो है वो इस पेपर पे यानी कि कैनवास पे इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, यानी कि अगर इसकी लोकेशन को मैं 0 कर दूंगा दोनों तरफ, है ना, x और y पे मैं 0 कर दूंगा तो आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो पेपर के सबसे टॉप कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया है। और क्योंकि इसका रेफरेंस यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये रेफरेंस पॉइंट है दोस्तों, है ना, जो हम रेफरेंस पॉइंट वहाँ मैनुअली ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ये कुछ डिफाइन एरियाज़ पे अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेंटर है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे देख रहे हो सेंटर पे एक वाइट डॉट दिख रहा है। अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर कर दूंगा और अब अगर मैं इसकी वैल्यू 0x और 0y कर दूंगा तो आप देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट पेज के टॉप एज से अलाइन हो गया, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो टॉप लेफ्ट पे यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है हमने। तो रेफरेंस पॉइंट दोस्तों इस तरह से काम करता है। रेफरेंस पॉइंट अगर हमने वहाँ पे टॉप लेफ्ट पे सिलेक्ट कर रखा है तो हमने यहाँ से जो भी वैल्यूज़ दी है x और y की वैल्यूज़ वो अपने पेज से 0 अब मैं चाहता हूँ कि अगर पेज से वो थोड़ा सा मूव करे, तो मान लो मैंने यहाँ से बोला इसको 15 mm x मूव करे, तो आप देखोगे कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ 15 mm मूव कर गया, यानी कि x वैल्यू मूव कर गया। देन मैं चाहता हूँ कि y पे भी मूव करे, तो मैंने 15 वहाँ भी डिफाइन किया, तो आप देखोगे कि y पे भी वो 15 mm मूव कर गया है। ठीक ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि उस अभी रेफरेंस पॉइंट आप देखोगे हमारा लेफ्ट टॉप अलाइन है ना, तो वहाँ से अगर मैं चाहता हूँ इसको स्केल करना, तो मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं करता हूँ 100, है ना, 100 mm में इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है पिन है वहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ उसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है से अगर मैं हाइट में चाहूँ तो हाइट में मैं जो भी टाइप करूँगा वैल्यू वो भी यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, और अगर मैं कर्सर से भी चाहूँ तो अपना ये स्क्रॉल व्हील से भी इसका वैल्यू आप देखोगे कि मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी के नीचे हमारा रोटेशन है। अब इसको रोटेशन अगर हम यहाँ से देना चाहें तो रोटेशन भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं 30, 60, 90, 120। यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट अभी रेफरेंस पॉइंट सेंटर कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको देखो कि रोटेट कर रहा हूँ तो ये अपने सेंटर एक्सेस पे रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारा रोटेशन हो गया। फिर यहाँ पे शेयर हो गया, तो पहले मैं रोटेशन को 0 कर देता हूँ ताकि आपको, है ना, अब मैं अगर शेयर करूँगा तो आप देखोगे कि ये इस तरह से शेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दोस्तों बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट पे हमने जब क्लिक कर रखा है तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं। ये वाला जो है ना, पॉइंट से जो हम बाउंड्री बॉक्स का जो पॉइंट्स है इससे भी कर सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो टूल था ट्रांसफॉर्म का, है ना, इन सारे टूल से भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको अच्छी इंटरेस्टिंगली बताता हूँ। ये सारे तो ऑप्शंस हमने समझ लिए दोस्तों। इसमें नीचे की तरफ आप देखोगे तो स्केल कॉर्नर्स भी उसने ऑप्शन एक दिया हुआ है, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट भी और स्केल कॉर्नर भी है। ये दोनों ऑप्शन अगर ऑन होंगे तो कैसे काम करते हैं, ऑफ होंगे तो कैसे काम करते हैं, वो हम एक बार और समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक फिर से बॉक्स बनाया, इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रोक देता हूँ क्योंकि वो स्ट्रोक की बात कर रहा है, तो इसको स्ट्रोक दे दिया मैंने। ठीक है, अब अभी चेक ऑफ है ना, और अगर अब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो आप देखोगे कि स्ट्रोक का वेट जो है बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। स्ट्रोक जो है यूनिफाइड जो वैल्यू हमने दे रखी है यहाँ पे 8 पॉइंट की, वो 8 पॉइंट एज इट इज़ है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बड़ा कर रहा हूँ तब भी वो 8 पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, तो इस पे जो भी इफेक्ट इस पर हमने अप्लाई कर रखा है या जो भी स्ट्रोक इस पर अप्लाई कर रखा है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ में ट्रांसफॉर्म होगा। तो अब आप देखोगे कि इसका स्ट्रोक भी इंक्रीज हो रहा है जब मैं इसके ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा हूँ तो, है ना।
तो जो 8 था हमारा यहाँ पे आप देखो तो 24 हो गया। तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ करेगा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया स्केल स्ट्रोक, है ना। अब नेक्स्ट जो ऊपर वाला है स्केल कॉर्नर्स। तो स्केल कॉर्नर दोस्तों, ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो ना चारों, इसके ये चारों कॉर्नर, ये जो एक पॉइंट दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करके करते हैं तो क्या होता है, ये कॉर्नर ऐसे राउंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने उसके कॉर्नर की वैल्यू जो है 5 mm का रेडियस उसको मैंने राउंड दिया है। तो अब जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखोगे कि वो अभी भी 5 ही है ना, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट तो बड़ा हुआ लेकिन कॉर्नर का जो मैंने 5 mm डिफाइन किया था वो अभी भी उतना ही है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब मैं बड़ा करूँ ऑब्जेक्ट तो ये वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ हो, तो मैं स्केल कॉर्नर कर दूंगा। तो अब जब मैं इसको बड़ा करूँगा तो आप देखोगे यहाँ भी वैल्यू मेरी इंक्रीज़ हो गई है। तो प्रोपोर्शनेटली जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से वो कॉर्नर की साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो दोस्तों ये जो दोनों ऑप्शन है ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है इस पूरे ट्रांसफॉर्म में, वो जो है ये लिंक वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये जो कंस्ट्रेन जो है, चेन जो बना हुआ है। तो ये हमारी इसलिए हेल्प करता है दोस्तों, ये प्रोपोर्शन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, और हमें प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं करना हो तो भी उसमें भी हेल्प करता है। यानी अगर मैं इसको ऑन रखूँगा, मैं इसकी विड्थ 100 कर लेता हूँ, उसकी हाइट जो है मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब इसकी विड्थ जो है वो 100 mm है और हाइट जो है 50 mm, ठीक है भाई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी जो देखोगे चेन जो है ऑन है, यानी कि कंस्ट्रेन ऑन है। तो क्योंकि कंस्ट्रेन अप्लाई है, चेन ऑन है, तो जैसे ही मैं ऊपर बढ़ाऊँगा प्रोपोर्शनेटली हाइट भी वो उसकी बढ़ा दिया करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई अगर मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ हाइट बढ़े, विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ विड्थ बढ़े, है ना, प्रोपोर्शनेटली उसका साइज़ इंक्रीज़ ना हो। तो मैं पहले Ctrl+Z करता हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और अब मैं इसका विड्थ जो है 200 करूँगा। तो आप देखोगे सिर्फ विड्थ में चेंज हुआ है, हाइट उसकी 50 mm जैसी थी वैसा का वैसे ही उसने मेंटेन रखा है। तो ये कंस्ट्रेंट हम अगर ऑन करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनेटली बड़ा छोटा होता है, अगर ऑफ़ करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली विड्थ और हाइट में स्केल हो रहा होता है। ठीक ऐसे ही कंस्ट्रेंट यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं। तो ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ये तो विड्थ और हाइट वाला, ये सेम, ये वाला वैल्यू और ये सेम है, लेकिन नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो ये चारों कॉर्नर के बीच में भी एक कंस्ट्रेंट है। तो इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को ज़्यादा राउंड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये वाला जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो ज़्यादा राउंड है, और बाकी तीनों कॉर्नर का जो है वो 5 mm का राउंड दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 20 mm का राउंड दिया है, या मैं और ज़्यादा देता हूँ 30 mm का राउंड दे दिया। तो इस तरह से भी हम कंस्ट्रेंट बंद करके ऑब्जेक्ट के साथ में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ इसमें बच रही है, ट्रांसफॉर्म ईच। तो ट्रांसफॉर्म ईच को समझने के लिए मैं इसको पहले करता हूँ छोटा, मैं इसको कर देता हूँ इसकी साइज़ 25, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज़ करता हूँ इसकी ताकि हम कुछ और ऑप्शन समझ सकें। तो 3 कॉपी इधर जनरेट करी, 3 कॉपी इधर जनरेट करी, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तब ये ट्रांसफॉर्म वाले पैनल किस तरह से काम करते हैं वो डिफरेंस हम समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आप देखोगे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो ये क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो सबको एक साथ ओवरऑल इंक्रीज़ या रिड्यूस कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से यूज करे तो मैं यहाँ से चेंज करके उसका एक्सेस पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखोगे तो उस एक्सेस पॉइंट से वो उसको इंक्रीज़ या रिड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सबको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अलग से स्केल नहीं कर रहा है, बल्कि सबको ओवरऑल स्केलिंग कर रहा है ना। या मैं स्पेस भी मूव करूँगा तो ओवरऑल मूव कर रहा है ना। एक और ऑप्शन है हमारे पास, जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं और अगर हम चाहते हैं कि उन सब पे इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई हो, तो हम उसके लिए राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट्स पे और हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म ईच वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले मैं इसकी 0 वैल्यू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है। तो जब आप इसको डिफ़ॉल्ट खोल रहे होते हैं तो ये तुम्हारे सामने इस तरह का पैनल ओपन होता है ट्रांसफॉर्म ईच में। तो यहाँ ऊपर हमारा दिख रहा है स्केल, और उसके बाद है मूव, उसके बाद है रोटेट, एंड देन है हमारे पास में ऑप्शंस। तो स्केल जो है दोस्तों वो परसेंटेज पे काम करता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आपको देखो बढ़ाऊँगा घटाऊँगा तो क्या हो रहा है ना, सारे ऑब्जेक्ट जो इंडिपेंडेंटली अपने स्पेस पे स्केल हो रहे हैं, जबकि हम तब जब कर रहे थे तो वो ओवरऑल स्केल कर रहा था सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने साथ में भी सिलेक्ट कर रखे हैं लेकिन तब भी वो इंडिपेंडेंटली सबको स्केल कर रहा है ना। तो दोस्तों उस
रेगुलर ट्रांसफॉर्म जो हम बाउंडिंग बॉक्स से करते हैं या यहाँ के पैनल से करते हैं, उसमें और ट्रांसफॉर्म ईच में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ये हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा होता है। यहाँ पे रोटेशन पे भी देखिए दोस्तों, जब मैं रोटेशन करता हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट अपने अपने एक्सेस पे रोटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ठीक है, सही नीचे जो ऑप्शन है उसमें है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म पैटर्न, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, स्केल कॉर्नर। तो स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट और स्केल कॉर्नर तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेम वैसे ही काम करते हैं। ट्रांसफॉर्म पैटर्न जो है दोस्तों, अगर हमने कोई पैटर्न अपने जो भी ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर हमने कोई पैटर्न फिल कर रखा है, अगर हम चाहते हैं कि वो पैटर्न भी स्केल हो तो हम इस चेकबॉक्स को ऑन रख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो पैटर्न उसमें हमने यूज़ कर रखा है वो पैटर्न भी स्केल हो रहा होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट तो एक चेक हमारा ऑन हमेशा रहेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है ये हमारे रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन है। तो यहाँ भी सेम वही है जो यहाँ पे हमने चेक किया था रेफरेंस पॉइंट। हम चाहें अभी ये सेंटर से बड़े छोटे या रोटेट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं वो किसी पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से हो, तो हमने इसका टॉप देखोगे तो टॉप लेफ्ट में मूव हो गया वो। अब हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो आप देखोगे कि टॉप लेफ्ट से रोटेट हो रहा है ना। तो ये हमारे रेफरेंस पॉइंट वाला मामला हो गया। अब यहाँ पे नीचे दोस्तों एक और अच्छा इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि हम इसकी कॉपीज़ भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने एक पॉलीगॉन क्रिएट किया। इस पॉलीगॉन को मैंने इसका फिल में नन कर देता हूँ कि ताकि इसका हमें दिखे स्ट्रोक। हमने इसको सेंटर कर लिया। अब मैंने इसको किया राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ईच। अब ट्रांसफॉर्म ईच में हम इसको सेंटर से थोड़ा सा 125% बड़ा भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा 30 डिग्री नहीं, हम इसको करते हैं 15 डिग्री रोटेट भी कर रहे हैं। और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। तो आप देखोगे कि 15 डिग्री का रोटेशन पे और 125% के स्केल पे उसको उसने कॉपी किया। अब मैं दबाता हूँ कमांड डी, तो अब आप देखोगे कि इंटरेस्टिंगली बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है मेरे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी हम ट्रांसफॉर्म ईच का यूज़ कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ट्रांसफॉर्म अगेन करना चाहते हैं तो हम उसको ट्रांसफॉर्म ईच से कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बार में अप्लाई करते हैं वो तो सारी वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्म अगेन एक साथ कर रहा होता है। डिफरेंस क्या है, मान लो ये मेरा हेक्सागोन है और इसको अगर मैं ऑल्टर प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे और इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं जाता हूँ कमांड डी, तो कमांड डी जो है वो ट्रांसफॉर्म अगेन है, यानी कि जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया वो अगेन करेगा, रिपीट करेगा। तो मैंने अभी इसको ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था तो कॉपी रिपीट कर रहा है। ठीक है, सही। अगर मैंने ऑल्टर दबा के इसको स्केल किया है और अब मैं कमांड डी करूँगा तो ये स्केल रिपीट कर रहा है ना। ठीक है, सही। अगर मैंने इसको रोटेट किया है और अगर मैं कमांड डी करूँगा तो रोटेट रिपीट कर रहा होगा, है ना। लेकिन अभी ये देख रहा होगा सिर्फ एक ही मेरी लास्ट कमांड है जिसको रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल लास्ट की कमांड एक साथ रिपीट हो तो वो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने कॉपी किया कमांड डी, और इसको मैंने ऑल्टर से फिर से कॉपी किया कमांड डी। इन सबको मैं एक साथ ट्रांसफॉर्म ईच करता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने दी है ना, मैंने इसको यहाँ पे किया 90 डिग्री का रोटेशन दिया, तो लेकिन मैं इसको 180 कर देता हूँ, 180 डिग्री का रोटेशन दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसको रेंडम चालू करता हूँ तो आप देखोगे सारे के सारे रेंडमली रोटेट हो रहे हैं। किसी पे अलग एंगल रोटेशन का अप्लाई हो रहा है, किसी पे अलग रोटेशन का एंगल अप्लाई हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्म के इतने ही ऑप्शन है जो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। एक और ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का जो कि ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में है, यहाँ पे डिस्टॉर्ट में है ना, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है ये एक इंडिपेंडेंटली मैं इसके लिए अलग क्लास रखूँगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसको हम किसी और दिन अलग क्लास में समझेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इलस्ट्रेटर की एटलीस्ट मैं 2 क्लास वीक में आपके साथ में शेयर करूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर पाएँ।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।